जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी जो एविएशन बाउंड्री है उसको एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, जहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो पायलट सिस्टम है, जिसको KAI पायलट के नाम से पुकारा जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पायलट सिस्टम होने वाला है, ये आपको FA-50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाला है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि FA-50 की जो नई कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अनलॉक कर देगा, जहाँ पर वो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस जो फ्लाइट कैपेबिलिटी है उसको प्राप्त कर लेंगे। और ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री एविएशन में। जो कि एआई पायलट इनिशिएटिव होने वाला है, इसमें बेसिकली जो एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और फ्लाइट ऑपरेशंस होंगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंतर्गत, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो इनिशियल FA-50 एयरफ्रेम है, ये एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। और 2026 तक जो ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी है, ये प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। ये एक बोल्ड मूव है जो कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा लिया गया है। और इस समय अगर ये चीज़ें पूरी तरीके से आगे बढ़ जाती हैं, तो यकीन मानिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में FA-50 के पास एक ऐसी लीड होगी जिसको फिलहाल तो कवर कर पाना या फिलहाल उसके आसपास खड़े हो पाना दूसरे कंपेटिटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आपको बता दें कि FA-50 का एक सबसे बड़ा कंपेटिटर भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी है, लेकिन तेजस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरी चीज़ों की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। और यही कारण है कि जो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ये इस पूरे सेगमेंट में कंपटीशन को और ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस करने के मकसद से ये कार्य कर रही है। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। प्रैक्टिकली ये कब तक देखने को मिलेगा और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कोरिया के इस इनिशिएटिव की जो तारीफ है वो की जा रही है। दोस्तों, एविएशन में एक चीज़ आपने सुनी होगी कि एयरक्राफ्ट हमने कितनी संख्या में खरीदे, ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको खरीदने के बाद उनकी अवेलेबिलिटी रेट कितनी है। क्योंकि जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा ही हमारे पास सहूलियतें होंगी। और हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट इसी तरफ इंगित कर रही है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम से, जहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के, अब एक के बाद एक जो नया आयाम है, ये कोलैबोरेशन प्राप्त करता जा रहा है। इस पार्टनरशिप में ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को भारत में भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है, इसको भी इंश्योर करने का प्रयास किया जा रहा है। एयरबस और टाटा ने भारतीय वायुसेना को एश्योर किया है कि जो अवेलेबिलिटी रेट है C-295M फ्लीट का, ये 90% की रेंज में ही रहेगा। यानी जो अवेलेबिलिटी रेट है, ये हमेशा 90% की रेंज में ही रहेगा। इसमें कोई आपको जो मेजर गिरावट है वो देखने को नहीं मिलेगी। और इस एक्सेप्शनल अप टाइम की वजह है रोबस्ट सप्लाई चेन, जो कि भारत में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और स्पेयर पार्ट्स का इकोसिस्टम, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इस पूरे प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत की बहुत सारी कंपनियां सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, और बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, ये भारत में ही बनाए जाएंगे, ताकि जो मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। सबसे खास बात तो ये है कि पहला लोकली प्रोड्यूस जो एयरक्राफ्ट है, ये वडोदरा से सितंबर 2026 में रोल आउट किया जाएगा। और उसी प्रकार से फिर 40 इंडिया असेंबल यूनिट्स हैं, ये अगस्त 2031 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दी जाएंगी। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि इस समय भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स इनके जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं, इनको भी कंसीडर कर रहे हैं। और अगर हम C-295M की बात करें, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटी से आता है, जहां पर अलग अलग ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से इनको ढाला उसमें जा सकता है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चाइनीज माल का कोई भरोसा नहीं है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। दरअसल ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, बल्कि चाइनीज माल की जो हरकतें होती हैं वो भी वैसी ही होती हैं। आपको याद होगा, हाल ही में जुहाई एयर शो आयोजित किया गया था चाइना में, जहां पर एक बार फिर से चाइना को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर से दुनिया के सामने जो चाइनीज मेड मिलिट्री इक्विपमेंट है, इनकी रिलायबिलिटी पर जो डाउट है वो क्रिएट हुआ है। दरअसल मामला है जुहाई एयर शो का, जहां पर चाइना के द्वारा निर्मित VT-4 मेन बैटल टैंक अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, अपनी कैपेबिलिटी दुनिया के सामने रख रहा था। और तभी अचानक डायनेमिक डिस्प्ले के दौरान कुछ ऐसा होता है कि चाइना काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करता है। दरअसल डायनेमिक डिस्प्ले के दौरान जो टैंक है, ये बेसिकली टूट जाता है और स्टॉल हो जाता है। यानी ये पूरी तरीके से इमोबाइल हो जाता है, न ये आगे जा पाता है, न पीछे जा पाता है, और एक जगह पर रुक जाता है।
और बताया जा रहा है कि जो मेल फंक्शन है, इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है, वो भी इसका खराब हो जाता है और चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर पर एक बार फिर से दुनिया जो सवाल है, वो खड़े करने शुरू कर देती है। ये पहली बार नहीं था जब चाइनीज़ टैंक मेल फंक्शन का शिकार हुए हों या उनका ब्रेकडाउन हुआ हो। इसके पहले कई बार ऐसा हुआ था। ये आपको याद दिला दें, एक सिमिलर इंसिडेंट ऐसा ही आपको 2016 में देखने को मिला था, जब चाइना का टाइप 96 बी टैंक जो है, वो ब्रेकडाउन हुआ था। टैंक जो कॉम्पिटिशन हुआ था रशिया में, उसमें भी वो ब्रेकडाउन हुआ था और उस दौरान जो मैकेनिकल फेलियर था, वो देखने को मिला था। और चाइना के जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं, चाहे फिर ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो या फिर दूसरे इक्विपमेंट हो, उनके साथ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो आमतौर पे देखने को मिलती रहती हैं। और जब से ये घटनाक्रम सामने आया है, चाइना को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि VT-4 वो टैंक है जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत घमंड करता है, लेकिन अब इस टैंक की ऐसी हालत देखने के बाद वहाँ पे भी सन्नाटे का माहौल देखा गया है। खैर, आप सबको पता है कि चाइना मास प्रोडक्शन के चक्कर में आम तौर पे जो कैपेबिलिटी है या क्वालिटी है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी जाना जाता है। हमने आपको परसों के वीडियो में कहा था कि SU-57 वर्सेस F-35 की जो डिबेट है, अब ये रुकने नहीं वाली है। एक के बाद एक अब रशिया की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी और यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले जो प्रॉपर एक हाइप है वो क्रिएट की जा रही है। अब अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर कार्नोजोव। उन्होंने अपनी एक स्टडी में यह सामने रखा है कि भारतीय वायुसेना के लिए अब MRFA जैसा प्रोग्राम उतने मायने नहीं रखते, लेकिन जो FGFA है, ये भारतीय वायुसेना के लिए हमेशा रिलेटेबल बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत को अपने एयर डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो भारत को अब अपने FGFA प्रोग्राम पर ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एविएशन टेक्नोलॉजी में एक सम्मानित जगह को सिक्योर करते हैं, बल्कि जो स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक का कॉम्बिनेशन है, ये इन्हें सुपीरियर कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी प्रदान करता है। और उन्होंने कहा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, तो भारत यहाँ पर अलग-अलग जो दुश्मन देश हैं, उनसे घिरा हुआ है और ऐसे में भारतीय वायुसेना को एरियल सुपीरियॉरिटी बना के रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा 2 ही देश ऐसे हैं जो अभी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो सप्लाई कर सकते हैं। एक है अमेरिका F-35 के साथ और दूसरा है रशिया SU-57 फैलन के साथ। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि SU-57 इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया है, जैसे कि पैट्रियट या फिर ईरिस-T हो गए, और इसने जो युद्ध है उसमें भी अपनी महारत को साबित किया है और ये एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफ़ॉर्म है। और सबसे ख़ास बात तो यहाँ पर ये है कि भारत में इसको लेकर के जो जिज्ञासा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा अगर भारत F-35 के साथ जाता है, तो वो अमेरिकी ट्रैप में फँसेगा और आज नहीं तो कल अमेरिका फिर दबाव बनाकर भारत से मनमानी करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर भारत SU-57 फैलन की तरफ जाता है, तो भारत को ये दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी और संभावित है कि रशिया और भारत के बीच में नए सिरे से जो SU-57 फैलन है, उसकी बात शुरू हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।